हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो यहाँ पे आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली, बिकॉज इस क्लास में मैंने आपके लिए लाया है साइंस का यानी कि फिजिक्स का इंपोर्टेंट 30 सवाल। और ये ऐसा सवाल है बाबू जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और ये 2020 में। तो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग से मैंने सवाल को निकाल लिया, खंगाल लिया है, और 30 सवाल मिला है मुझे फिजिक्स का। ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और यही सब सवाल घूमते रहता है। ये एपिसोड हमारा 1 है। अगर आपको एपिसोड 2 भी देखना है तो पहले इस वीडियो को देखिए, मजा आएगा। तो नीचे कमेंट भी करना कि सर एपिसोड 2 लाइए। इस तरह से मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का सब आपको बताने की कोशिश करूंगा, और सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा सवाल है। तो इसको रट लेना, सवाल यही सब घूमते घूमते आते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तब जाकर के आपको मजा आएगा। सबसे पहला सवाल हमारा है, स्विच लगाए जाते हैं यानी कि स्विच का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? ठंडे तार में, या गर्म तार में, या भूयोजित तार में, या इनमें से सभी। स्विच का इस्तेमाल जो करते हैं कहां करते हैं? तो स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम लोग गर्म तार में ना, जो वायरिंग जो करते हैं घर में, तो जिसमें करंट फ्लो होता है ना, उसी में हम लोग स्विच लगाते हैं। यानी कि गर्म तार में हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय। तो दोनों बात समझ लीजिए। नवीकरणीय एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसका इस्तेमाल हम बार 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 कर सकते हैं, ठीक है ना। और अनवीकरणीय एक ऐसा ऊर्जा होता है जिसका इस्तेमाल एक बार करेंगे, दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो देखो, पेट्रोलियम को एक बार इस्तेमाल करते तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, नहीं तो फिर क्या होता है जान रहे हैं। तो कोयला का हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार जलाएं खत्म हो गया। प्राकृतिक गैस जो सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, एक बार इस्तेमाल करते दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बायोगैस। बायोगैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि ये नवीकरणीय है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल एग्जाम में आती है, और ये सवाल आया हुआ एग्जाम में। सो आप सोच सकते कितना हल्का हल्का सवाल एग्जाम में आता है। तो आपके अंदर एक आवाज निकलेगी, वो मैं तो इससे अच्छा भी कर सकता हूँ। इसी वजह से है ना, पिछले साल बहुत सारे बच्चे ने इतना इंस्पायर, इतना मोटिवेट हो गया, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया कि 400 प्लस तो बहुत सारे बंद लाए ना। आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ 480 से नीचे नहीं लाना, ठीक है। एकदम पार करना है, 450 से पार ही कर देना, 80 90 ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती हैं। ओके, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, जूल, वाट, डायोप्टर या अर्ग। तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। और पावर को हमेशा जो है ना, पावर को हमेशा मीटर में दर्शाया जाता है। किसमें? मीटर में। अगर फोकस दूरी, प्रश्न में फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया रहे तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, समझे। और जूल जो देख रहे हैं, ये कार्य का मात्रक, किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। और वाट जो है वो किसका मात्रक है? वाट जो है शक्ति का मात्रक है, पावर का, है ना, शक्ति का मात्रक है। और अर्घ जो मात्रक है ये भी कार्य का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्घ्य होता है। अब ऐसे कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी राइट हो गया। इस तरह से हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपको सारा डॉट जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ठीक है ना, लाल का, पीला का, नीला का, बैगनी का। तो लाल का न्यूनतम होता है क्या? विचलन। लाल का विचलन जो होता है वो क्या होता है? न्यूनतम। देखो नीचे मतलब न्यूनतम होता है। और बैगनी का जो विचलन है, बैगनी का जो विचलन है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसी तरीके से सवाल आता है कि लाल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है भाई? लाल का तरंग दैर्ध्य, तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। और बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य जो बैगनी का है वो सबसे कम होता है। तो ये दोनों सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं घर में ना, उसमें किस प्रकार की धारा इस्तेमाल होती है? तो धारा एक्चुअली दो तरह की, एक एसी धारा, एक डीसी धारा। अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट को बोलते हैं डिस्क धारा। तो बैटरी में ना डिस्क धारा का इस्तेमाल होता है, डीसी धारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? जी हाँ, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, परावर्तन और अपवर्तन। अभी बहुत बहुत सा बंदा आपको ऐसा भी मिलेगा अभी भी कि उसको परावर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन के कितने नियम है, वो भी नहीं याद होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है। आप बात याद रखेंगे। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य को किस रूप में मापा जाता है? जैसे एम्पियर को हम लोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं ना, तो तरंगदैर्ध्य को किस में मापते हैं?
कैंडेला के रूप में या जूल के रूप में या एम्पियर के रूप में या एंगस्ट्रम के रूप में। तो कैंडेला को हम लोग एम्पियर के रूप सॉरी एंगस्ट्रम के रूप में मापते हैं। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं एंगस्ट्रम को। और एंगस्ट्रम का मानक क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है एंगस्ट्रम का मानक। जैसे कि होता है ना 10⁻⁹ नैनोमीटर, है ना। तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻10 है, जो क्या है? एंगस्ट्रम का मात्रा, ये जो मानक है, ठीक है ना। और कैंडेला आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता। जूल का मात्रक तो पता चल गया, कार्य का मात्रक है। एम्पियर तो धारा की मात्रक। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो ताकि आपका रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, सहूलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये सवाल बहुत बार आता है, सवाल कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन में कभी निर्वात देगा, कभी वायु दे देगा, ठीक है ना। तो निर्वात या वायु दोनों में से एक ही देगा, ठीक है ना। अगर दोनों दे देगा तो फिर आप निर्वात में टिक आउट करना। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई अगर किलोमीटर में बोलेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये मीटर प्रति सेकंड बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में देखते हैं, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में जो प्रकाश की चाल 2.0 मतलब 2 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तीनों बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर कुलाम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो विभवांतर का मात्रक क्या है जी? वोल्ट। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको पता है कुलाम्ब जो है वो आवेश का मात्रक है। कुलाम्ब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। एम्पियर जो है किसका मात्रक? धारा का मात्रक है। और ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ओके, कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक किसको बोलते हैं? एक ऐसा धातु, एक ऐसा वस्तु हो, एक ऐसा पदार्थ हो जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसको बोलेंगे सुचालक। और एक इसी को उल्टा आता है कुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है ना। इसको आचालक भी बोलते हैं, कुचालक को आचालक बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हैं सबसे विद्युत का सुचालक कौन है? देखो यहाँ पे जो शब्द देख रहे हैं ना, सब के सब क्या है? आधातु। तो यहाँ पे आंसर क्या था? सी। देखो जितना भी धातु पदार्थ है ना, लगभग धातु जो है वो क्या विद्युत का सुचालक होता है, और अधातु जो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि अधातु होते हुए भी धातु की तरह साथ देता है, मतलब कुछ सुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे कि पेंसिल होता है ना, पेंसिल में जो काला वाला होता है वही है ग्रेफाइट, तो वो क्या है? सुचालक है। आपका यहाँ पे मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। होमवर्क क्या देता हूँ आपको? करना क्या? सल्फर का परमाणु संख्या कितना है, सल्फर का संकेत कितना है, लिखना है होमवर्क में। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या और संकेत तीनों का, सल्फर का, क्लोरीन का और आयोडीन का, ठीक है ना। परमाणु संख्या कितना है और इसका संकेत कितना है, नीचे कमेंट करना तुम लोग, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, आमीटर निम्न में से किसे मापा जाता है? आमीटर जो है ना, जिसको ए मीटर भी कभी कभी लिखता है कहीं कहीं, ए मीटर, तो दोनों सेम है। तो ए मीटर बोले या आमीटर बोले, इससे किसको मापते हैं जी? तो आमीटर से धारा को मापते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विभव किससे, विभव को क्या कौन मापता है? विभव वोल्ट मीटर, है ना जी। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभव को मापता है। तो इस तरह से बात याद रखेंगे। उस उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कौन है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में देखते हैं ना, जो हम बटन स्विच ऑन करते हैं और पानी वाला मोटर होता है, देखते हैं ना, वो चालू हो जाता है। तो हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किए और जमीन के नीचे जो मोटर लगा हुआ है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करके पानी फेंकता है। तो याद रखिए इस एग्जाम्पल को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अगर उल्टा पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा? जनरेटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष निम्न में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? यानी कि जो दोष होता है आंख में, निकट और दूर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर बोलता है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, इसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बायोफोकल क्या है? दूरदर्शिता, है ना, दूरदर्शिता जिसका हो जाता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की आवश्यकता पड़ता है, उसको बोलते हैं बायोफोकल, या कहीं कहीं द्विफोकल रहेगा, द्विफोक्सी लेंस, है ना, इसी को बोलते हैं। और बेलनाकार जो होता है एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म, है ना, एस्टिग्मेटिज्म होता है, प्रॉब्लम होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेलनाकार लेंस। तो ये बात याद रखना है। कौन लेंस का आवर्धन है? देखो लेंस और दर्पण थोड़ा सा चेंज है। लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U, और अगर दर्पण का आवर्धन बोलता तो -V/U, ठीक है ना। ये दोनों बात याद रखेंगे।
तो लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या होता है, v बाई यू होता है। इसको देखो आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दर्पण का पूछता तो माइनस v बाई यू। कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, रंगीन भाग जिससे आंख रंगीन किसी का देखा होगा आंख, किसी का ब्राउन, किसी का भूरा, किसी का काला, काला तो है होता है, जो जो पुतली होता है ना काला वाला बीच में, उसके बगल में होता है। मैंने एक दिन बताया था फिगर दिखा के, तो वो परितारिका होता है। परितारिका में ही कलर होता है आंख का, ठीक है ना। और परितारिका का काम क्या है, पुतली को कंट्रोल करना। परितारिका क्या करता है, पुतली को कंट्रोल करता है। और पुतली क्या करता है भाई, तो प्रकाश की लाइट को कंट्रोल करता है। यानी कि प्रकाश जब आप एकदम लाइट में जाइएगा ना तो पुतली छोटा हो जाएगा, और जब अंधेरे में आइएगा तो पुतली जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉर्निया का एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि नेत्रदान में कॉर्निया का इस्तेमाल करते हैं। रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे ही एग्जाम्पल पूछा जाता है ऑप्शन में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सवाल में। आगे है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब क्या समझे, फैलना, स्कैटरिंग होना। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग होना, फैल जाना। तो कौन सा रंग है, वो है नीला रंग, जिसकी की वजह से हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो नीला रंग जो है प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। मतलब अभी सूर्योदय हुआ नहीं, सूरज निकला नहीं, और हमको लगता है कि सूरज निकल गया। उसी तरीके से जब सूर्यास्त होता है तो सूरज डूब जाता है, लेकिन हमको लगता है अभी डूबा नहीं। तो डूबने निकलने से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, और डूबने के 2 मिनट बाद भी दिखाई पड़ता है। ये किस कारण होता है, ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा फिर, ठीक है ना। अच्छा आप जानिए वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे भी टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अच्छा प्रकीर्णन दिया हुआ है, तो प्रकीर्णन के बारे में समझ लीजिए। टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव समझ रहे हैं ना, जैसे कोई खिड़की है, खिड़की से लाइट निकल के आती है तो दिखता है ना आपको, पूरा कण वगैरह पूरा दिखता है कैसा कैसा है ना। तो वो टिंडल प्रभाव है। और क्या है, जो जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है ना, वो टिंडल प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का होता है नीला दिखाई पड़ता है। और दूसरा एक इवेंट क्या है कि जो सूर्य निकलता है और डूबता है तो उस टाइम सूर्य का रंग कलर कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल कलर होता है। तो लाल कलर जो दिखता है वो प्रकीर्णन के कारण नहीं दिखता। तो इस पॉइंट को याद रखना, डी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। ओके आगे पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं। यानी कि जो हम लोग आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं अभी वर्तमान में, तो जो तत्व जो अरेंज होता है, तत्व ना जो अरेंज होता है वो किस अनुसार आता है, वो परमाणु संख्या पर आता है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोसले ने दिया। किसने दिया, मोसले ने दिया। इसमें जो है वर्ग कितने हैं भाई, तो 18 वर्ग है, ठीक है ना। और आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त है, ठीक है ना। और उसी तरह से परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो मेंडलिफ, ठीक है ना, मेंडलिफ परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है आवर्त सारणी को अरेंज किया था। आवर्त सारणी की खोज किसने किया भाई, तो ये मेंडलिफ ही आंसर होगा, क्योंकि आवर्त सारणी शुरू यही मेंडलिफ ने ही बनाना शुरू किया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल समझे, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण चुंबकीय किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यानी कि कोई धनावेशित कण है, ठीक है ना, अल्फा बीटा कोई कण है पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पश्चिम की ओर, मान लीजिए इधर है, इस साइड है कोई कण, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ये जो है ना अब ऐसे हो गया, उत्तर की ओर हो गया। तो बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी। तो क्या हो जाएगा, ऊपरी मुखी होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कि जो हम घर में जो विद्युत धारा जो लाते हैं ना, जो घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा होता है। देखो जो ट्रांसफार्मर जो खेत में लगा होता है, देखेंगे बड़ा सा ट्रांसफार्मर है ना। अब ट्रांसफार्मर में 11,000 का तार आता है, 11,000 का, कितना हजार का, 11,000 का तार आता है ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर से 3 तार निकलता होगा, और आपके घर के मोहल्ले में आता है। और ये जो 3 तार आता है ना, वो 440 वोल्ट का, कितना आता है, 440 के वोल्ट का। और यहीं पे किसी का घर है तो टोका लगाते हैं यहाँ पे और घर में ले चलाते हैं। तो ये जो तार, एक तार बन के घर में आ गया, ये 220 वोल्ट का। तो हम 220 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं, बल्कि एसी पे काम करता है। जब ट्रांसफार्मर ही एसी का है तो धारा भी एसी प्राप्त होगा हमको। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा होता है तो दर्पण कौन सा होगा। देखो समतल दर्पण, एक तो हमारा समतल दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, हमेशा सीधा बनता है। और एक क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखे होंगे आप 5 केस में उल्टा बना था, है ना, 5 केस में उल्टा बनता है और 1 केस में सीधा बनता है। तो अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात की जाए जी,
तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है, यानी कि समतल और उत्तल, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में उल्टा बनता सीधा दोनों बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो केवल केवल लिखा हो ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया। किसी कार का अग्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अग्रदीप्त मतलब होता है हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट। तो हेडलाइट जो होता है ना, हेडलाइट में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? दर्पण। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कनकेव लेंस, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कनकेव मिरर, सॉरी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हेडलाइट में। और यही गाड़ी के साइड में होता है जो साइड मिरर, जिसमें ड्राइवर देखता है पीछे से कौन ओवरटेक कर रहा है ना। तो साइड मिरर जो होता है, जो ड्राइवर के सामने दाएं तरफ लगा रहता है, उसको बोलते हैं साइड मिरर। उसमें जो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बताया जा रहा कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है किसका होता है? ऑप्शन है वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो आपको बताना है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। बहुत बार सवाल पूछा गया और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है इस मतलब फिजिक्स का। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। फिर आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो 2 होमवर्क हो गया, एक उधर आवर्त परमाणु संख्या और उसका संकेत का नाम लिखना है, और हीरा का अपवर्तनांक का नाम लिखना है, ठीक है। कितना होता है होमवर्क में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये सवाल हर बंदे को चकमा देता है। देखो अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब जमा करना, एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का काम क्या है? कन्वर्जिंग करना। उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस है। क्या है? अभिसारी। और अगर दर्पण की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो इस बात को याद कर ले, अवतल दर्पण में अभिसारी और उत्तल लेंस में अभिसारी, एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। और अगर अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। और दर्पण में हो जाए क्या? उत्तल दर्पण। देखिए भाई एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। जब उत्तल लेंस में अभिसारी है तो दर्पण क्या है? उत्तल लेंस अभिसारी है और उत्तल दर्पण अपसारी। जब अवतल लेंस जो अपसारी तो अवतल दर्पण अभिसारी, एक दूसरे का उल्टा, याद रखेगा। ऐसे इसको याद करने के सिंपल तरीके में बताया था। अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है सौर भट्टी में करते हैं। कहाँ करते हैं? सौर भट्टी में। और सौर भट्टी में का काम क्या है? प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना। तो इकट्ठा कौन करेगा? कन्वर्जिंग करना, मतलब अभिसारित करना। तो अवतल दर्पण का काम क्या है? अभिसारित करना। और अवतल दर्पण के साथ कौन हो जाएगा? उत्तल लेंस। एक दूसरे का उल्टा समझना, अवतल उत्तल का उल्टा है लेंस और दर्पण में। अभिसारी और अपसारी में, हर कंडीशन में नहीं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता दोनों अलग है, ठीक है ना। प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग अलग है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर, ओम डैश मीटर, बटा नहीं देना, ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा डी होगा। और अगर प्रतिरोध बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक, मतलब सबसे अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, इनमें से कौन है? तो चांदी जो है ना, सिल्वर, क्या बोलते हैं? सिल्वर को बोलते हैं। इसमें विद्युत धारा का बहुत अच्छी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन? चांदी। नाइक्रोम भी है, लेकिन नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हीटर में, क्योंकि ये बहुत हीट होता है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा नाइक्रोम में तो पूरा हीट होकर लाल हो जाएगा, इसलिए तो इसका इस्तेमाल हीटर में करते हैं। तो याद रखिएगा चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो एक हमारा सवाल मिलता है चुंबकीय प्रभाव, एक मिलता है चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। प्रभाव, देखिए इसको ट्रिक से याद करना है। चुंबकीय प्रभाव जब होता है तो पूरा फैल जाता है, ऐसे याद करो। जब चुंबकीय प्रभाव होगा तो क्या होगा? पूरा फैल जाएगा। फा से फैराडे, ठीक है ना, फैल जाएगा। क्या क्या फैलेगा? प्रभाव फैलेगा, चुंबकीय प्रभाव फैलेगा। बोलते हैं कि इसका प्रभाव फैल गया, प्रभाव हमेशा फैलता है। तो और क्षेत्र जो है वो क्या है? ऑस्टेड। तो एक दूसरे का याद रख लीजिएगा। अगर फैराडे जब याद हो जाएगा तो ऑस्टेड तो याद ही हो जाएगा, है ना जी। क्योंकि फैराडे अगर एक पॉइंट याद होता है तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक याद होता है। कैसे त्रिकोणमिति आप साइन वाला याद करते तो कॉस याद होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से यहाँ पे आगे यहाँ पे विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किसको करता है? अभी पढ़े। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? जनरेटर, है ना, जनरेटर। तो इस सवाल को भी याद करना। वायुमंडल में प्रकाश की किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? नीला रंग का
प्रकीर्णन यानी कि ब्लू कलर जो होता है इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो हमने इस वीडियो में टोटल 30 सवाल पढ़ लिए हैं और ये टोटल 2020 में सवाल आया हुआ था, ठीक है ना। मैं सबको सवाल को खंगाल के निकाला और आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक वाइक करना, ओके, शेयर तो जरूर करना डियर अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन पे क्लिक करना, बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी क्लास शुरू होगी आपके पास मोबाइल की तरह टिंग टिंग करके मैसेज जाएगा और आप तुरंत यहाँ पे आ पाओगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना जिन्होंने नहीं किया हो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करना, उसको भी जोड़ना, ताकि उसको भी इसका फायदा हो जाए। खाली अपने अपने लड्डू मत खाना, उसको भी खिलाना, ठीक है। तो ये एपिसोड हमारा फर्स्ट था। अगर एपिसोड सेकंड देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरीके से फिजिक्स का ये बताया मैंने, केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैथ का है, सोशल है, बहुत कुछ है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं लास्ट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।